उसी दिन एक मजबूत भूमि बन गई थी। और ये उसी दिन से ये कहानी शुरू हो गई थी कि बहुत लंबे समय तक हेमंत सोरेन महागठबंधन के हिस्सा नहीं रहेंगे। और फाइनली वो दिन याद रहा हेमंत सोरेन को, और तब से हेमंत सोरेन इस आस में थे कि कोई बहाना मिले, और वो बहाना बिहार चुनाव मिल गया। 6 सीट का ही डिमांड कर रहे थे। 6 सीट देने में भी आरजेडी के पसीने छूट गए, और उनको लगा कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भाई आरजेडी की क्या औकात है झारखंड में? आपको 7 सीट दिया उन्होंने, तो कम से कम 6-7 सीट उनको दे देते, जीत के आते, आपका भी वोट ट्रांसफर होता, उनको अपने गठबंधन में रहते। जैसे आपके उम्मीदवार को झारखंड में उन्होंने, उनकी वजह से आप जीत के आए, उनका समर्थन आपको मिला है। जब आप जीत के आए हैं तो खाली जीत करके आ गए, उसके बाद चुप्पी लगा ली, ऐसा नहीं रहा है। जीतने के बाद आपके उम्मीदवार को कैबिनेट में शामिल किया, सम्मान दिया। यही बात कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमने आपकी पार्टी को सम्मान दिया झारखंड में, लेकिन हमें कोई सम्मान नहीं दिया। 6 सीट भी आप नहीं दिए। अब जब हमने घोषणा की उसके बाद आपने उन सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने भी कोई बीच बचाव नहीं किया। राहुल गांधी हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी भी हमारे साथ कोई वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हम महागठबंधन में बने रहें। तो पहले बात हुई कि नहीं, हेमंत सोरेन 6 सीटों पर लड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, और बड़े बड़े स्टार कैंपेनर आएंगे, खुद हेमंत सोरेन आएंगे, उनकी पत्नी आएंगी, और बहुत सारे उनके पार्टी के नेता प्रचार में आएंगे और प्रचार करेंगे। इसका लाभ आरजेडी को भी मिलेगा। गठबंधन में है, गठबंधन मजबूत हो रहा है, यह आप दिखाते कि भाई इतनी पार्टियां हमारे साथ है। लेकिन यह शुद्ध स्वार्थी परिवार, ये अपनी पार्टी, अपने परिवार के अलावा, पार्टी भी नहीं, अपने परिवार के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते। अपने परिवार के बहन को दे दो, भाई को दे दो, माता जी को दे दो, पिताजी को दे दो, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन किसी दूसरे पार्टी को, जो अलाय हैं, जो दोस्त हैं, उनको देने में ये कभी सहज नहीं होते। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमको इनको देने में हमारा नुकसान हो जाएगा, तो जेएमएम को इन्होंने नहीं दिया। अब जेएमएम इसी ताक में थी, इसी इंतजार में जेएमएम बैठी हुई थी। जेएमएम ने कह दिया कि हम बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। माननीय अमित शाह जी बिहार में कैंप कर रहे हैं, अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बिहार पर उनकी बड़ी पैनी नजर है। ऐसी नजर है मित्रों बिहार पर कि कल प्रशांत किशोर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एनडीए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। क्यों भाई? इसलिए हत्या कर रही है क्योंकि उनके पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर चुके थे, एनडीए के खास तौर से अमित शाह जी और उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के दबाव में वो डरा करके, धमका करके स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी पटना में बैठे हुए हैं, और पटना में घेरा डाले हुए हैं अमित शाह जी, और इसीलिए उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में बैठे हुए हैं, और वो भी यही चाह रहे हैं कि जन सुराज से उनको डर लग रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बता रहे थे। कौन बता रहे थे? जन सुराज के कर्ता धर्ता। अब सवाल है, आपकी बात ठीक है कि जिन्होंने नामांकन कर दिया उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए, यह गलत बात। ये आप हाईएस्ट मॉरल की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो कैसे उम्मीदवार हैं जिसको जन सुराज ने चुना, और वो जन सुराज के विचार से सहमत होकर के जन सुराज में आए थे। तो जब आपके विचारों से सहमत होकर के जन सुराज में आए थे, तो 2-3 दिन के अंदर में आपके विचारों से सहमति उनकी खत्म हो गई, जो उन्होंने आपका साथ छोड़ने का मन बना लिया, और केंद्रीय गृह मंत्री के धमकाने से, डराने से वो
नामांकन वापस ले लिया। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों टिकट दिए थे? ऐसे व्यक्ति को आपने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? आखिर 243 सीट पर हर जगह इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम करती। ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, कुछ हद तक तो दम हो सकता है, लेकिन मेरा ये आपसे कहना है माननीय प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी जायज डिमांड है कि केंद्रीय गृह मंत्री हमारे उम्मीदवारों को डरा रहे। तो अगर डराने का ही काम केंद्रीय गृह मंत्री को करना है तो 243 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे, तो सभी सीटों पर वो डराने का काम करेंगे? वो 1, 2, 3 सीटों पर क्यों डराएंगे? क्यों डराएंगे 3 सीटों? ये बताइए। और ये 3 उम्मीदवार ही क्यों डर गए, बाकी तो नहीं डर रहे? अगर डराने का काम चल रहा होगा तो एनडीए की तरफ से सभी उम्मीदवारों को डराने का काम चल रहा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री सबको धमका रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी सबको धमका रहे होंगे, फोन कर रहे होंगे, मिलने की बात कर रहे होंगे, तो बाकी तो नहीं डरे। 243 में से 3 लोगों ने ही डर के कारण अपना नामांकन वापस लिया। ऐसे डरपोक व्यक्ति, भले ही वो बड़े डॉक्टर हों, बड़े दार्शनिक हों, बड़ी हस्ती हों, लेकिन उनका डरपोक ऐसे व्यक्ति माननीय प्रशांत किशोर जी आपकी पार्टी के लिए शुभ नहीं। ऐसे डरपोक व्यक्ति जो केंद्रीय गृह मंत्री के फोन करते ही अपना पाला बदल ले और आपका साथ छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को तो अच्छा है कि वो पहले चले गए। ये आरोप बहुत बहुत चलेगा नहीं। ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दबाव बनाया, बिल्कुल बनाया, तो ये तो बनाएंगे, राजनीति में है वो तो करेंगे। मैं आपको लग रहा है कि राजनीति एक उच्च मानदंडों के साथ चल रही है, एक उच्च नैतिक मानदंडों के आधार पर राजनीति का कारवां पड़ रहा है। ये किस गफलत में है प्रशांत किशोर? आप इस बात को अब दुनिया को नहीं समझा सकते। राजनीति उच्च नैतिक मानदंडों पर नहीं चल रहा है। धूर्तता, झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी, इस सब का नाम राजनीति हो चुका है और आप इसके बहुत बड़े झंडाबरदार रहे हैं साहब। आप इन्हीं मक्कार लोगों के साथ राजनीति की शुरुआत की है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। अपने पुराने पिछले कृतित्व को जिस आधार पर जस्टिफाई करते हैं, उसी आधार पर आज गृह मंत्री जी कहेंगे हम साधु नहीं हैं, हम तो फोन करेंगे, हम तो लोगों को बोलेंगे कि भाई उनका साथ छोड़ दीजिए। अब उनको तैयारी करनी है कि साथ छोड़ना है नहीं छोड़ना है। आपने कैसे नेता का चयन किया जो अपोजिशन के एक फोन पे आपका साथ छोड़ देता है? तो ये कैसा समर्पण है? आपने किस मूल्य को भरा है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में? आपने किस आचरण का अनुसरण करने की बात की है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने प्रोबेबल कैंडिडेट को लेकर, अपने संभावित उम्मीदवारों के मन मस्तिष्क में आपने किस विचारधारा का बीज बोया है? कैसा आचरण करने का बीज बोया है? किस नैतिक संबल का बीज बोया है? तो गृह मंत्री के एक फोन पर ही डर करके फौरन नामांकन वापस ले लिया। मेरा सवाल प्रशांत जी आपसे,